जिस फोन में आरिफ ने शेरगुल का फराहम करदा आला नस्ब किया था वो हमेशा रुखसाना के साथ रहता था। ये वायरलेस नुमा फोन था और उमूमन उस वक्त ज़ेरे इस्तेमाल होता जब वो गाड़ी में सफर करती थी। शेरगुल ने उस फोन में आला नस्ब करने की हिदायत की थी। शायद उस फोन की किसी और तरह बगिंग मुमकिन न थी। रुखसाना ने आरिफ को अपने नजदीक बैठने का इशारा करते हुए अचानक 3-4 बातें कह दी। कैसे हो भाई, कहाँ गायब हो कल से? सुना है तुम्हारी चिड़िया उड़ गई। नफीस मियाँ हैरानी से उसकी आरिफ मियाँ के साथ बेतकल्लुफी का मुजाहरा कर रहे थे। रुखसाना का उस पर इस हद तक मेहरबान होना उसकी समझ से बाहर था, क्योंकि वो अपनी बदजबानी और बदतमीजी के लिए तंजीम में एक खास शोहरत रखती थी। आरिफ ने नफीस मियाँ से नजरें बचाकर रुखसाना को आंख मारी, बोला चिड़िया को बहरहाल अपने घोंसले में वापस जाना था और फिर आपसे मुलाकात के बाद से अब हमारे लिए तो किसी और तरफ देखना भी गुनाह के मुतरादिफ है। रुखसाना ने शायद नफीस मियाँ की अपनी गुफ्तगू में दिलचस्पी का नोटिस लिया। बोली, जी नफीस भाई आप फरमाएं। वो बोला, बस मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको देखे कई रोज हो गए, सलाम ही करता चलूं। कैसी हैं आप? ढलती उम्र के नफीस मियाँ, जिन्होंने अपना सर खिजाब से अपने दिल की तरह स्याह कर रखा था, दांतों की नुमाइश करते हुए बोले। रुखसाना बोली, एक तो लोगों को न जाने क्यों मेरी सेहत की बड़ी फिक्र रहती है। मेरे ख्याल से आपने अंदाजा फरमा लिया होगा कि मैं बफज़ल ताला खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब है। अब अगर कोई और काम न हो तो आप तशरीफ ले जाएं। आइंदा तशरीफ आवरी से पहले मुत्तला फरमा दिया करें ताकि आपके शाय निशान इस्तकबाल का एहतमाम कर लिया करूं। रुखसाना ने MPA को जलील करने में कोई कसर न छोड़ी थी, लेकिन वो बेशर्मों की तरह दांत निकालता रहा। बोला, आदाबर्ज है, आदाबर्ज है। अरे साहब, वो क्या कहा है किसी शायर ने कि गालियां भी तेरे मुंह से क्या खूब लगती हैं, दिल्ली या कोई और। उन्होंने खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचना चाहा। रुखसाना ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, अच्छा खुदा हाफिज, और अपना चेहरा कुर्सी समेत आरिफ मियाँ की तरफ घुमा दिया। खुदा हाफिज कहते हुए नफीस मियाँ ने अपनी राह ली। आरिफ मियाँ ने कहा, बड़े सीनियर आदमी हैं, ऐसे लोगों को इस तरह तो न धुतकारा कीजिए। रुखसाना बोली, जी हाँ, उनकी तरफ से शादी की पेशकश कबूल करती रहा करूं। मौसूफ मेरे साथ शादी के ख्वाहिशमंद हैं। उसने मुस्कुराते हुए घंटी बजाई। आरिफ बोला, क्या मुज़ायका है, ऐसा फर्माबरदार शौहर आपको और कहाँ मिलेगा? वो बोली, लानत भेजो, क्या बातें लेकर बैठ गए, ऐसे जाने कितने रोजाना आते और जाते रहते हैं। रुखसाना ने घंटी की आवाज पर अंदर आने वाले चपरासी से कॉफी लाने को कहा। आरिफ बोला, लेकिन मोहतरमा ये मामूली हस्ती नहीं, कालिया के साथ इसके करीबी मरासिम रहे हैं, इस बात का इल्म मुझसे ज्यादा और किसे होगा। मोहतरमा, हमने रॉ की शागिर्दी में चंद दिन गुजारे हैं और ऐसे शरीफ जातों को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं जो बज़ाहिर बाबा साहब के नाम की माला जपते रहते हैं लेकिन असल में तंजीम की जड़ें काट रहे हैं। मोहतरमा, मैंने जिंदगी में कभी तसव्वुर नहीं किया था कि गालिया भी गद्दारी कर सकता है, लेकिन आपने देखा, इसलिए जरा मोहतात ही रहा कीजिए। उसने खुदा का नाम लेकर तशकीक का बीज डाल दिया। रुखसाना ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में झांका, जहां सिवाय सादगी और जाननिसारी के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बोली, 7 के बाद से तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हो, हालांकि कम से कम मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। आरिफ बोला, अजी साहब, आपके जाननिसारों पर कभी घबराहट तारी हो ऐसा मुमकिन ही नहीं, मैं तो यूं ही बात बराए बात कर रहा था। उसने रुखसाना का कमरा खाली देखकर मामूली सी बेतकल्लुफी का मुजाहरा किया, जिसे रुखसाना ने खुश दिली से कबूल कर लिया। वो बोली, अच्छा मुझे भूल न जाए, आज तुम्हें कुछ खुसूसी मेहमानों को रिसीव करना है। उन लोगों को बड़ी राजदारी से FB में पहुंचा दो, अपनी मर्जी के लोग साथ ले लो। उन लोगों ने बाबा साहब से मीटिंग करनी है, जिसके बाद वो चले जाएंगे। किसी को मेहमानों की आमद और बाबा साहब से मीटिंग का इल्म नहीं होना चाहिए। FB का चार्ज तुम खुद संभालना, मैं तुम्हारी मुआवनत के लिए वहाँ मौजूद रहूंगी। उसने ये बात राजदारी के अंदाज में कही थी, लेकिन आरिफ के लिए तो जैसे बिल्ली के भागों चीका टूटा। वो न जाने कितनी शिद्दत से इस वाक़े का ऐनी शाहिद बनना चाहता था। फिर वो बोली, बाबा साहब से मिलोगे? आरिफ ने इनकिसारी से कहा, जैसे आपकी मर्जी। वो बोली, मिल लो, बाबा साहब से जब भी मौका मिले जरूर मिल लिया करो। तुम जानते हो, बड़े बड़े जाननिसार उनकी एक झलक देखने के लिए तरस जाते हैं। तुम नहीं जानते, खुसूसन तुम्हारे लिए तंजीम के लोगों में ये तासुर बनाए रखना जरूरी है कि तुम बाबा साहब के नजदीक हो। इस तरह ये लोग दब कर रहेंगे। बसूरत दीगर, जिस तरह तुमने तेजी से उरूज हासिल किया है और तंजीम में अपनी जगह बनाई है, उससे तुम्हारे बेशुमार हासिद पैदा हो गए हैं। आरिफ, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन हम भी तुम्हारे हमदर्द हैं। याद रखना, कभी तुम्हें जरूर एहसास होगा, तुम अभी तंजीम के बहुत से राजों को नहीं जानते। तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि हमारे अक्सर लोग अपने ही साथियों के हाथों महज मुआसराना चश्मक में मारे जाते हैं और उनका इल्जाम एजेंसी या मुखालिफ तंजीम पर डालकर पर्दा डाल दिया जाता है। रुखसाना ने आखिरी बात राजदारी से कही थी। आरिफ के लाशऊर में अभी तक शेरगुल की वार्निंग गूंज रही थी, इस औरत से मोहतात रहना।
بہت مکار ہے، تمہاری توقعات سے بڑھ کر چالاک۔ عارف نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر کہا، لیکن بابا صاحب کو تو ایسی باتوں کا علم رہا ہوگا۔ رخسانہ بولی، بابا صاحب سے کچھ پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں حلفاً کہتی ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایسی پراسرار قوت موجود ہے جو انہیں معاملات سے باخبر رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی بات بابا صاحب سے پوشیدہ ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، لیکن یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ بہت کچھ برداشت کرتے ہیں۔ رخسانہ کافی جذباتی ہو رہی تھی۔ عارف نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے، بولا بابا صاحب واقعی عظیم ہیں۔ اس نے اپنی کوئی رائے نہیں دی تھی، وہ اب بہت محتاط ہو گیا تھا۔ جس خطرناک راستے پر وہ چل رہا تھا وہاں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہی بہترین حکمت عملی تھی۔ رخسانہ نے کچھ دیر بعد ہی اسے اپنی میت میں بابا صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ بابا صاحب نے شان بے نیازی سے کہا، آج کے میزبان عارف میاں ہوں گے، بڑا سمجھدار نوجوان لگتا ہے۔ عارف نے بھی چاپلوسی کا مظاہرہ کیا، بولا آپ کی نظر کرم درکار ہے بابا صاحب، ہماری جان آپ کے کام آ جائے یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ بابا صاحب کو اپنی تعریف سننے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اور اسے امید تھی کہ یہی شوق انہیں کسی روز جہنم واصل کر دے گا۔ بابا صاحب نے اسے بطور خاص چند ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رخسانہ کا شکریہ ادا کر کے آستانے کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے اسے مہمانوں کے استقبال اور آج کی تقریب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے اعتماد کے ورکرز حاصل کرنے تھے۔ وڈیرا سیفل اپنے تینوں ساتھیوں سمیت اپنی پجیروں پر ان کا منتظر تھا۔ ان لوگوں کی شکلوں ہی سے ان کی اصلیت دکھائی دیتی تھی۔ ان کے چہروں سے برستی لعنت اس امر پر دلالت کرتی تھی کہ یہ وحشی جو انسان کے روپ میں یہاں گھوم رہے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے جانوروں سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو یہ ملک کے تمام شہروں کو جنگلوں میں تبدیل کر کے رکھ دیں، کیونکہ ان کے نزدیک جنگل کا قانون ہی دراصل صحیح قانون ہے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی چند لمحوں کے لیے عارف میاں حیران ضرور ہوئے تھے، کیونکہ ملک بھر کے اخبارات میں دونوں تنظیموں کی دشمنی کے واقعات کا تانتا بندھا رہتا تھا، اور اخباری طور پر دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر دن رات غداری کے الزامات لگاتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو ظالم اور خود کو مظلوم بتاتے تھے، لیکن اصل میں دونوں مل کر اس ملک کے بدقسمت اور سیدھے سادے عوام کو بے وقوف بنا رہے تھے، اور انہیں احساس تک نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ طے شدہ پلان کے مطابق عارف میاں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان لوگوں کو اپنی گاڑیوں کے جلوس میں تنظیم کے مخصوص ٹھکانے FB تک لے آیا، جہاں بابا صاحب، پرویز بھائی اور ان کے چیدہ چیدہ ساتھی ان لوگوں کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ عارف حیران تھا کہ یہ کیسے ملک دشمن غدار، قاتل اور خونی ہیں جن کا استقبال کرنے کے لیے بابا صاحب بنفس نفیس باہر آئے تھے۔ عام حالات میں وہ کبھی کسی کے استقبال کے لیے اپنے آستانے سے نہیں اٹھا کرتے تھے، اور لوگ ان کی قدم بوسی کے لیے ان کے در دولت پر خود آیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیطانوں کی مجلس جم گئی۔ بابا صاحب کی تنظیم کی تربیت یافتہ فاحشاؤں نے حاضرین کے سامنے شراب اور شباب سجا دیے، اور اب وہ آپس میں مذاکرات کرنے جا رہے تھے۔ سندھو موومنٹ کے وڈیرا سیفل نے گفتگو کا آغاز کیا۔ بابا صاحب، ہماری اور آپ کی لڑائی ایک ہے، دشمن ایک ہے، دوست ایک ہے، پھر آخر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بابا صاحب نے زہر فشانی کی، یہی تو میں کہتا ہوں، یہی تو بتانے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ جب ہم دونوں الگ الگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو بھی اپنا علاقہ اس ملک کی فوج سے چھڑانا ہے، اور ہمیں بھی۔ ہمیں تو مستقبل میں اچھے ہمسایوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے، ہمارے تو مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہمارے دلی والے دوست اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں، وڈیرا سیفل کے ساتھی نے کہا، لیکن اس کی ابتدا ہمیشہ آپ کی طرف سے ہوئی ہے۔ پرویز بھائی بولا، نہیں، یہ غلط الزام ہے، آپ اطمینان سے میری بات سن لیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جن لوگوں کی لسٹ فراہم کی ہے ان کے علاوہ ہمارے شہر سے کسی کو اغوا کر کے تاوان طلب نہیں کریں گے، لیکن آپ نے اس اصول کی دھجیاں اڑا دی۔ مانڈوا والا کو اغوا کر لیا جبکہ وہ ہمارا دوست ہے، آپ کو بھی علم تھا، ہمیں مجبوراً پیر بادشاہ سے مدد لینی پڑی۔ وڈیرا سیفل نے بڑی دھیمی آواز میں، جس سے مکاری صاف جھلک رہی تھی، جواب دیا، بابا، اگر کسی لڑکے بالے نے غلطی کر لی تھی تو آپ مجھے حکم دیتے، میں آپ کا بندہ خود لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، لیکن صحیح آپ نے اس معاملے میں GHQ کے بندوں کو گھسیٹا، یہ غلط بات ہے۔ اس طرح جب ہم تیسری پارٹی کو درمیان میں لائیں گے تو ہمارے دلی والے دوست ناراض ہوں گے نا؟ بابا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر حتمی بات کر دی، وڈیرا سیفل، میں ماضی کی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو 3 بندے واپس کرنے ہوں گے جن کے نام آپ تک پہنچ گئے ہیں، یہی ایک طریقہ ہے جو ہمیں دوبارہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ وڈیرا سیفل نے کہا، ٹھیک ہے بابا صاحب، ٹھیک ہے، لیکن آپ تو ان جنگلی لوگوں کو جانتے ہیں، اب یہ واقعی ڈاکو بن چکے ہیں، اب انہیں ہر کام کا معاوضہ چاہیے۔ کروڑپتی پارٹیوں کو شیر کے منہ سے واپس نکالنا بھی تو بچوں کا کھیل نہیں۔
साईं उनका मुंह भी तो बंद करना पड़ेगा ना। उसने बाबा साहब की तरफ मक्काराना मुस्कुराहट उछाली। परवेज भाई बोले, ये आपका मामला है, आप खुद निपटें उससे। वडेरा सैफल बोला, एक तो आपने अपने बंदों को बहुत ढील दे रखी है, जहां बात न करनी हो वहां भी कर देते हैं। वडेरा सैफल की आंखों का रंग परवेज भाई की मुदाखलत से बदलने लगा था। बाबा साहब ने हाथ उठाकर अपने साथियों को खामोश रहने का इशारा किया। बोला, ठीक है, खामोशी। उनके साथ ही बाबा साहब के चेहरे की बदलती कैफियत से जान लिया करते थे कि अब वो क्या चाहते हैं। क्या मजाल जो किसी ने जबान भी खोली। बाबा साहब ने उसे बताया, साईं आप जानते हो कि हमारे माली हालात आजकल ठीक नहीं हैं। हम 3 करोड़ रुपया नहीं दे सकते। साफ बात है, हमारे पास इतने वाफिर फंड्स नहीं हैं। हमें सब कुछ दोस्तों से नहीं मिलता, कुछ मार्केट से भी खरीदना पड़ता है, आप जानते हैं। वडेरा सैफल बोला, बाबा साहब हमारी और तुम्हारी मजबूरी को ये डाकू लोग नहीं समझते। आपकी तो बहुत बड़ी तंजीम है, असेंबली में सीटें हैं आपकी, वजारतें हैं आपके पास, हम तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। जब आपके पास फंड्स नहीं रहे तो हमारे पास कहाँ रहेंगे? बाबा हमारी मजबूरी को भी समझो। वडेरा सैफल भी परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा था। फिर बोला, एक बात आती है जहन में, इस तरह हमारा और आपका मसला इकट्ठे हल हो जाएगा और मालिक भी खुश हो जाएंगे। बाबा साहब ने बेचैनी से पूछा, क्या तजवीज है? सैफल बोला, उधर इंडिया में मामला बहुत गड़बड़ है। ये आर्मी वालों ने नचाकर रख दिया है। कश्मीर, आसाम, पंजाब और अब तो दिल्ली में भी बड़े धमाके हुए हैं। कल मुझसे बात की थी इंडियन काउंसलेट ने। वो लोग कोई बड़ा काम चाहते हैं। 3 करोड़ की ऑफर है, 1 करोड़ आपका और 2 करोड़ हमारा। इस बात का ख्याल रहे कि हमने अपने बंदे भी वापस लेने हैं डाकुओं से, उनका मुंह भी बंद करना होगा। बाबा साहब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है, दोस्त हैं हमारे लिए, उन्होंने क्या नहीं किया। अब हमें भी हक के नमक अदा करना चाहिए, लेकिन रकम दुगनी करवाओ। बाबा साहब जानता था कि वडेरा सैफल झूठ बोल रहा है। इस काम के उसने कम से कम 10 करोड़ रुपए वसूल किए होंगे और वो लोग भारतीयों की फरमाइश पूरी करने के लिए अक्सर एक दूसरे से ताउन कर लिया करते थे। वडेरा सैफल ने कहा, बाबा साहब आप फिक्र न करें, लेन देन होता रहेगा। आप इलाके की निशानदही तो करें, हम कह देंगे आपके ताउन का, आपको उधर से भी दिला देंगे। ये कहते हुए उसने आंख दबाई। बाबा साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बोला, उधर की फिक्र न करें, वो हमारा और उनका आपस का मामला है, हम अपना हिस्सा वहां से खुद लेंगे, आप अपनी बात करें। बड़ी रद्दोकद के बाद बिलाखिर ये रकम डबल करने पर आमादा हो गए। अब उन्हें अपना घिनौना खेल खेलने के लिए इलाका दरकार था, जहां वो बेफिक्र होकर शिकार खेलें और अपने भारतीय आकाओं को खुश कर सकें। बाबा साहब ने परवेज भाई की तरफ देखा। बोले, वो क्या नाम है उस पिंडी वाले का? वो बोला, जंजुआ। बाबा साहब ने कहा, हाँ वही। वडेरा सैफल तुम वहां हमला करो, सब सालों को मार डालो। हमें अपनी तंजीम की बुनियादें मजबूत करने के लिए अभी बहुत शहीदों का खून दरकार है। हमें शहीद मिल जाएंगे और तुम्हें शिकार खेलने के लिए मैदान। तमाम दरिंदों ने शैतानी कै लगाकर आसमान सर पर उठा लिया। नफीस मियां ने दबी दबी आवाज में कहना चाहा, लेकिन बाबा साहब वो तो अपने लोग। बाबा साहब बोले, अबे साले बुढ़े, तेरा दिमाग सठिया गया है क्या? अबे हराम के पिल्ले, सियासत में कोई अपना नहीं होता और सब अपने होते हैं। ये जो वडेरा सैफल है ये हमारा दुश्मन है, लेकिन हम इस वक्त एक दूसरे के लिए कितने अजीज और नागुजीर हैं। अबे है ना साले, तेरे दिमाग को बुखार हो गया है। ए परवेज भाई, जरा इसका बुखार उतार देना। बाबा साहब ने शैतानी कैकहा लगाकर परवेज भाई की तरफ देखा। परवेज भाई ने अचानक इतने जोर से नफीस मियां की कमर में लात मारी कि वो मुंह के बल बाबा साहब के कदमों में जा गिरा। अबे कुत्ते के पिल्ले, बाबा साहब की रोटियों पर पलने वाले साले, तेरे दिमाग में ये बात आई कैसे? तुझे हिम्मत कैसे हुई बाबा साहब के फैसले पर रिमार्क्स देने की? अबे जिसका खाता है उसी के सामने जबान खोलता है। बाबा साहब पर भी जुनून किसी कैफियत तारी हो गई थी। वो बोला, मारो साले को, खूब मारो। ये दौरा उन पर महीने में 1 आध मर्तबा पड़ता था, लेकिन बहुत खतरनाक होता था। सारी महफिल पर जुनून तारी हो गया था। वडेरा सैफल और उसके साथियों समेत तमाम लोग उसको ठोकरे मार रहे थे। यूं लगता था जैसे उन वैशी दरिंदों के हाथ कोई खिलौना लग गया है। दूसरी तरफ नफीस मियां बाबा जी के कदमों को बार बार छूकर उनसे माफी मांगता, लेकिन बाबा साहब उसके मुंह पर ठोकर मार कर परे कर देते। बाबा साहब ने अचानक ही उन्हें रुकने का इशारा किया। बस करो बस, ए परवेज भाई, इसे माफ कर दो, बेचारे ने बहुत खिदमत की है हमारी। परवेज भाई ने घंटी का बटन दबाया और पलक झपकने में वहां आरिफ मियां और उनके मुसल्ला साथी मौजूद थे। परवेज भाई ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, इसे आस्ताने पर ले जाओ, फिर माफ कर देना। नफीस मियां जुनूनियों की तरह बाबा साहब माफ कर दो, बाबा साहब माफ कर दो की गर्दान कर रहा था, लेकिन जवाब में शैतानी कैकहे बुलंद से बुलंदतर होते चले गए। साला कुत्ते का पिल्ला, हमारी बिल्ली और हमी को म्याऊं। वडेरा सैफल साईं, कल ही नजारा दिखा दो।
वैश्यों ने आपस में जाम टकराए और शब बसरी के लिए उन लड़कियों की तरफ लपके जो परवेज भाई के वहां से हटने के बाद अंदर आ गई थीं और उन्हें बतौर खास इन मौके के लिए रखा गया था। शैतानों का रक्स अपने नुक्ताए उरूज को छू रहा था। दरिंदगी का नंगा नाच जारी था। इंसानियत अपना मुंह छुपाए फिरती थी। अगले रोज पिंडी के एक इलाके में जहां तंजीम के दफातर मौजूद थे, मूवमेंट के गुंडों ने हमला कर दिया। उन्होंने आग और खून का एक समंदर वहां बहा दिया। बेकस, बेबस, बेखबर और बाबा साहब की जलालतों के शिकार मासूम बच्चे, मर्द, औरतें गाजर मूली की तरह कट कट कर गिरने लगे। इस हमले में जंजुआ बतौर खास निशाना बनाया गया। उसे घर में मकीनों समेत जिंदा नजर आतिश कर दिया गया। मूवमेंट ने रॉ का हक नमक अदा कर दिया था। तंजीम ने काली माता के हुजूर अपने बेगुनाहों की बल्ली चढ़ा दी थी। दोनों ने सियासी फवायद हासिल कर लिए थे। तंजीम मजलूम बन गई थी। मूवमेंट मातूब होकर मजलूमियत का प्रचार कर रही थी। बाबा साहब ने हस्बे रिवायत इस तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार मुखालिफ तंजीम और एजेंसियों की मिली भगत को करार दिया। शहर बेमिसाल में मौजूद भारतीय काउंसलेट में वो शाम एक यादगार करार पाई। उस रोज वहाँ कोई तकरीब बनाई जा रही थी जिसमें मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के जिम्मेदार भी मौजूद थे। ये वो लोग थे जो वक्त आने पर अपनी गैरत का सौदा अपने हाथों कर सकते थे। भारतीय काउंसलेट के चेहरे पर लंबे अरसे के बाद एक गहरी मुस्कुराहट जागी थी। नफीस मियां का जिस्म दुखता हुआ फोड़ा बन चुका था। जख्मों से ज्यादा बेइज्जती और जिल्लत का एहसास उन्हें मार डालता था। अजियत के जिन लम्हात से वो गुजर रहे थे, कभी वो दिन भी थे जब वो अपने मुखालिफिन को ऐसी ही जिल्लत, अजियत और फिर गुमनाम मौत से दो चार किया करते थे। उन्होंने पार्टी में ये मकाम यूं ही नहीं हासिल कर लिया था। उसके पीछे बरसों की मेहनत, कुर्बानियां और जिद्दोजहद मौजूद थी। वो गुज़श्ता 10 सालों से हल्के की मकामी सियासत पर बिला शिरकत गैर काबिज थे और अक्सर बिला मुकाबला काउंसलर मुंतखब हुआ करते थे। उन्हें तंजीम के सहारे की जरूरत कभी नहीं रही थी। अगर वो तंजीम में शामिल न भी होते तो भी उनके हल्के के वोटर्स उन्हें कम से कम काउंसलर का इलेक्शन न हारने देते, और उससे आगे उन्होंने कभी सोचा ही न था, क्योंकि काउंसलर की हैसियत से ही वो 2-3 मरतबा मुंतखब होकर सारी जिंदगी की रोटियां इकट्ठी कर चुके थे। बुरा हो उस वक्त का जब उन्होंने कनात तर्क की और असेंबली में जाने की सूझी, जिसके लिए उन्हें इस शहर में कम से कम तंजीम का कवर जरूर हासिल करना था। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद नफीस मियां ने तंजीम को जो कुछ दिया, इतना कुछ उससे हासिल नहीं किया। बस ये जरूर था कि उन्हें लड़कपन ही से जो इल्लत लग गई थी, उसके लिए यहाँ वाफिर सामान मयसर था और वो जब भी चाहते बिला खौफ व खतर अपनी अय्याशी का सामान हासिल कर लेते। लेकिन उसकी इतनी ज्यादा कीमत, नफीस मियां का जिस्मानी और रूहानी तकलीफ से दिमाग फट रहा था। नफीस मियां ने दिल ही दिल में अहद किया, अच्छा बाबा साहब, जिंदा तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, लेकिन अपनी किस्मत से अगर मैं इस मर्तबा तुम्हारे शिकंजे से बच निकला तो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाएगा, और वो होगा तेरी बर्बादी। हाँ बाबा साहब, मैं तुझे इस तरह सिसका सिसका कर मारूंगा जिस तरह तूने मुझे जिंदा दरगोर किया है। उन्हें अपने जख्मों की तकलीफ कदरे कम होते महसूस हो रही थी। अब इस तकलीफ पर नफरत और इंतकाम का जज्बा गालिब आने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।